अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है आपका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 80 to 85% चांसेस हैं कि अगर एग्जामिनर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल देगा तो वो एक्सरसाइज में से उठा के देगा। तो इस लिहाज से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। हम इस लेक्चर को दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। 8 न्यूमेरिकल्स हैं, 4 न्यूमेरिकल हम आज करेंगे, 4 न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। एग्जामिनर ने हर एक टॉपिक को टच किया है, चैप्टर के हर एक टॉपिक को। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर के टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किए तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा पहले वो कर लो, एग्जाम्पल्स देख लो, उसके बाद ये करना। ठीक है, समझ आपको आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप लेक्चर या चैप्टर कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 15.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, होता भी इजी है और मार्क्स की एलोकेशन के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है। ठीक है, एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा शौक से पूछता है। जैसे वो दो नंबर दे देगा नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के, दो नंबर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के और एक नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने जितना किया होगा उसको उस लिहाज से नंबर एलोकेट हो जाएंगे। तो ये अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ईजी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो डाटा हमें गिवन है वो सिर्फ ये गिवन है कि हमारे पास CH4 मीथेन 4 ग्राम अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास मैस गिवन है ग्राम्स के अंदर। ठीक है, मैस हमारे पास गिवन है ग्राम्स के अंदर। और दूसरे हमारे पास एक हिंट है RTP। आरटीपी क्या होता है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आरटीपी के ऊपर इस चैप्टर का जो सबसे पहला ही टॉपिक है उसके ऊपर चेक करो, मैंने आपको बताया हुआ है कि आरटीपी हमेशा यानी मोलर वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो विच इज 24 क्यूबिक डेसीमीटर बाय द वे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक गिवन डाटा हमें सामने से दे दिया, एक छुपा के दे दिया और तीन चीज उसने कैलकुलेट करवाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट होंगे। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, ये सोल्यूशन है हमारा, डन है। सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है हमारे पास मैस बाय मोलर मैस। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तकरीबन हर एक न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला लाजमी मिलेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर भी हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है और यहाँ पर भी हर एक न्यूमेरिकल के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ होगा। सो बेटर अंडरस्टैंड इट एंड कीप इट रिमेंबर। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो चाहिए मैस और दूसरा चाहिए मोलर मैस। मैस तो हमारे पास गिवन है भाई 4 ग्राम्स, लेकिन हमारे पास मोलर मैस गिवन नहीं है। तो अब हमें मोलर मैस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट ना भी करो, हमने चैप्टर के अंदर देखा था CH4 का मोलर मैस। मैंने आपको कहा था कि इस तरह के जो मोलर मैस हैं वो आप याद रख लो। मोलर मैस निकलता है एटॉमिक मैसेस की मदद से, मतलब कार्बन का एटॉमिक मैस है 12 और हाइड्रोजन का है 1। अब 1 को 4 से ज़रब दो, 4, 4 और 12, 12 जमा 4 16। तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लो। एटॉमिक मैस की वैल्यू याद करने से बेटर है कि आप मीथेन का मोलर मैस याद कर लो, विच इज़ 16। ठीक है, तो आपने ये अपने पास याद रखना है, स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लो अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, मैस की जगह पे क्या आ जाएगा 4 ग्राम और मीथेन का हमारे पास मोलर मैस कितना है 16। अब 4/16 कैलकुलेट करो जरा, आंसर क्या आते हैं 1/4 विच इज 0.25। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल है ना, ये कितने आ गए 0.25। मतलब हमने एक चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब हमें तीन चीज़ें पता हैं, एक तो हमें मैस पता है ग्राम्स के अंदर, दूसरा हमें नंबर ऑफ मोल पता है। ठीक है, और तीसरा हमें मोलर मैस भी पता है। अब उसने दूसरी चीज़ क्या कहा है कि भाई मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करके दो, ये भी कर लेते हैं अभी के अभी। देखो, नंबर ऑफ मोल के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला यही है, मैस बाय मोलर मैस। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी है, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है, आरटीपी के ऊपर मोलर वॉल्यूम कितना होता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर। और नंबर ऑफ मोल अभी अभी हमने कैलकुलेट किए विच इज 0.25। अब हमें नंबर ऑफ मोल भी पता है, मोलर वॉल्यूम भी पता है, तो यहाँ से क्या हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मोलर वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई होगा एंड दैट्स इट।
तो ये वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मोल कितना है 0.25 और मोलर वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई होगा, चूंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है 24, राइट। तो अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 0.25 इंटू 24, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्या होता है, क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, सही है। अब देखो ये 0.25 क्या था, नंबर ऑफ मोल था ना, तो मैं इसके साथ क्या लिख देता हूँ, मोल। यूनिट साथ में आपने लाजमी मेंशन करना है। नंबर ऑफ मोल आ गया हमारे पास और वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो गया। अब ज़रा देखो हमारे पास जो सिचुएशन थी, एग्जामिनर ने जो चीज़ें पूछी थी उनमें से देखो, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, अब हमने करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट, ठीक है। चलो वो करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो हम इतना तो पता है ना कि एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल के अंदर हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं विच इज 6.02 इंटू 10⁻23। याद है 9th क्लास के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा था एवोगैड्रोस नंबर, रिमेंबर। अब देखो एक मोल में 6.02 होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने मोल हैं, हमारे पास तो एक नहीं है, हमारे पास है 0.25। तो 0.25 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 0.25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, और एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या इन तीनों को एक साथ कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, 1.505 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए ये। तो हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करने का कहा गया था, नंबर 1, नंबर 2 एंड इन लास्ट वी हैव नंबर 3, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन इजी रहा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। What mass of sodium chloride need to be dissolved in 150 cubic centimeter of a solution if the concentration of the solution is 0.4 mole per cubic decimeter? So the requirement of the question asks that what would be the mass. देखो हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट जो गिवन डाटा है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, 150 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम गिवन है, और उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है। आपको याद है ना कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, आई होप यू रिमेंबर। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन डाटा के अंदर है, पहली है वॉल्यूम, ठीक है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर, और दूसरी चीज़ है मेरे पास कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है भाई 0.4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर है वॉल्यूम, तो लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है, तो मुझे इस क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। तो याद रखो जब भी क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि 150 को मैं डिवाइड करवाऊंगा 1000 से और आंसर मेरे पास आएगा 0.15 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। आप वहाँ पे कैलकुलेशन शो करवाना चाहो तो करवा दो, 150 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.15 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट हमने करना है मैस। तो ज़रा बताओ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। अब देखो हमारे पास वॉल्यूम है कंसंट्रेशन है मैस कैलकुलेट करना है, मैस हमारे पास इस तरह से निकल आएगा, लेकिन ये बताओ कि मैस निकलेगा किसके अंदर, मैस के दो यूनिट्स है ना, मोल या ग्राम, किसके अंदर कैलकुलेट होगा हमारा मैस। देखो कंसंट्रेशन का हमारे पास यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि यहाँ से जो मैस निकलेगा वो मोल के अंदर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ो
तो उसने सिर्फ मैथ ऑफ NaCl पूछा है, मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैथ को मुझे ग्राम में कैलकुलेट करके दो या नंबर ऑफ मोल में, कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम सेफ साइड चूज करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन हुआ ना तो हम मैथ को ग्राम में भी कन्वर्ट कर देंगे और उसी मैथ को नंबर ऑफ मोल दोनों में कैलकुलेट करेंगे। डन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। कंसंट्रेशन की मेरे पास वैल्यू है 0.4, ठीक है। वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई होगा और वॉल्यूम है 0.15, 0.15 इक्वल्स टू मैथ। मैथ सब मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लीज़ एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 0.06, और ये मैथ्स किसके अंदर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। अब मैंने मैथ्स को नंबर ऑफ मोल में कैलकुलेट कर लिया, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ग्राम्स के अंदर। डन है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल जो मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा यूज होगा, इक्वल्स टू मैस बाय मोलर मैस, राइट। तो नंबर ऑफ मोल अब हमें पता है कितने हैं, 0.06, राइट, 0.06, और मोलर मैस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस होता है 58.5, 58.5। ये वो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, मोलर मैस, ठीक है। और अगर आपने इस स्टेज पर भी, मतलब 10th क्लास में भी ये नहीं किया तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आपके लिए, ठीक है। अभी से इन चीज़ों को याद करो। तो ये आ जाएगा मेरे पास मैस ग्राम के अंदर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ ज़रा, 0.06 इंटू 58.5, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.51 ग्राम। अब देखो, न्यूमेरिकल का आंसर जो है हमारी बुक पे, स्टडी टेक्स्ट पे नहीं दिया हुआ, तो हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ मोल में कैलकुलेट करना था या ग्राम्स के अंदर। अब आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक होगी, हो सकता है उन्होंने दोनों के अंदर कन्वर्ट किया हो सकता है सिर्फ एक के अंदर कन्वर्ट किया हो, ठीक है। बट सेफ साइड यही है कि हम दोनों को कैलकुलेट करें। डन है। चलो न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट द परसेंटेजेस ऑफ सोडियम इन NaHCO3। अब देखो, हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और इस कंपाउंड में सोडियम भी मौजूद है। वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस पूरे कंपाउंड में सोडियम कितने परसेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने सोडियम की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें एटॉमिक मैसेज चाहिए, मतलब मोलर मैसेज चाहिए। तो देखते हैं अभी एटॉमिक मैसेज, पहले हर एक की इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टोटल कितना होगा। एटॉमिक मैसेज, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मैस हमारे पास होता है 23। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1। उसके बाद है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मैस है जी 12। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैस होता है एटॉमिक मैस 16, ठीक है। और लेकिन इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, सॉरी कितने एटम्स है, 3, तो 16 ज़रब 3, 16 को 3 से ज़रब करेंगे विच इज़ 48, ठीक है। अब हर एक का इंडिविजुअल एटॉमिक मास मैंने निकाल लिया, अब इस पूरे का कितना होगा, मतलब टोटल, टोटल मोलर मैस, टोटल मोलर मैस हमारे पास कितना आएगा, टोटल मोलर मैस इक्वल्स टू, इन सबको एडअप कर दो, ठीक है। इन सबको एडअप करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है, 84, ठीक है। और मोलर मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। हर एक का इंडिविजुअल भी अब हमारे पास आ गया और ये हमारे पास टोटल भी आ गया। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको चीट कोड बताया था इसका। जब भी आपको अपनी एग्जाम्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो टोटल मार्क्स को आप नीचे रखते हो और जितने मार्क्स आपको आए होते हैं वो ऊपर रखते हो, और जितने मार्क्स आए होते हैं वो हमेशा कम होते हैं टोटल से। कॉमन सेंस है, लॉजिक है। अब हमें सोडियम का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ये छोटी वैल्यू है और ये टोटल है। तो छोटी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, बड़ी वैल्यू को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज ऑफ सोडियम कैलकुलेट करना है, मैं इधर लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 बाय 84 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास 27.38%, ठीक है। 27.4% भी कर सकते हो अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। इससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगी सोडियम की परसेंटेज। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन वर्दी क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। फॉरगेट इट। लास्ट न्यूमेरिकल आज का हम सॉल्व करते हैं विच इज़ 15.4। सो हियर वी आर, न्यूमेरिकल 15.4, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है भाई इम्पिरिकल फॉर्मूला,
ठीक है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक दफ़ा स्टेप्स चेक कर लो ना एम्पिरिकल फार्मूला के, चेक करो ज़रा जाके। हमने वो 4 स्टेप्स पढ़े थे ना कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। एक दफ़ा वो चेकआउट कर लो, एक दफ़ा पढ़ लो, गो थ्रू हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद इसको सॉल्व करना, ठीक है। और कहीं पे नहीं समझ आए तो यहाँ से लेक्चर जो है वो दोबारा से कंटिन्यू कर लेना दोबारा से। तो a sulfide of iron contains 1.962 gram of sulfur and 2.333 grams of iron। मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारे पास सल्फर का मैस ऑफ सल्फर, और दूसरा है हमारे पास मैस ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का सिंबल Fe होता है, ठीक है, हम इसको फेरस कहते हैं, लैटिन वर्ड है आई गेस, आई एम नॉट श्योर। तो सल्फर का मैस हमारे पास कितना है 1.926 ग्राम, और उसके बाद आयरन का ग्राम है, आयरन का मैस है 2.333 ग्राम। अब ये दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। मैथ्स दोनों ग्राम्स के अंदर है, हमें इनको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल के अंदर। वही फॉर्मूला जो हर एक न्यूमेरिकल में अभी तक यूज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मैस बाय मोलर मैस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, मैस कितना है 1.926, और सल्फर का हमारे पास मोलर मैस कितना होता है, सल्फर का मोलर मैस हमारे पास होता है 32। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आएगा 0.06, ठीक है, 0.06 मोल। और इसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे आयरन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, मैस ओवर मोलर मैस, अगेन मैस है हमारे पास 2.333, और इसका जो हमारे पास मोलर मैस है वो होता है 56। इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0417, 0.0417 मोल। मतलब कि अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया, इन मैसेस को जो ग्राम के अंदर थे उनको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया, ठीक है, जिसके लिए हमें मोलर मैस पता होना चाहिए, ठीक है। सल्फर का तो मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताया था, आयरन का आप लोगों के लिए नया है, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ ये नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग इन इट। ये नंबर है जो कि आपको याद करना है। एटॉमिक मैस है सल्फर का 32, आयरन का 56, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बताओ, डिसाइड करो कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ऑफ मोल कम है, ठीक है, 0.06 या 0.0417, कौन सा जो नंबर ऑफ मोल है वो लेस क्वांटिटी के अंदर है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन, राइट। तो मुझे बताओ कि हम इन दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलर वैल्यू से या ग्रेटर वैल्यू से। आपने स्टेप्स पढ़े होंगे ना। इंपीरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हम स्मॉलर वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को दोनों से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करवाते हैं हम दोनों को। जब मैं आयरन को डिवाइड करवाऊंगा ना Fe, तो 0.0417 को जब मैं 0.0417 से डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर विल बी 1। 0.0417 डिवाइडेड बाय 0.0417, तो आंसर मेरे पास आएगा 1। और जब मैं सल्फर के साथ डिवाइड करवाऊंगा, सल्फर का क्या था 0.06, तो जब मैं 0.06 को डिवाइड करवाऊंगा 0.0417 के साथ, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.5, अप्रॉक्सीमेटली कर लो, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ करके 1.5। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो है ना काम खत्म हो सकता था अगर हमारे पास ये दोनों आंसर्स होल नंबर के अंदर आते, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जैसे 1 तो होल नंबर है लेकिन 1.5 कोई होल नंबर नहीं है, डेसिमल पार्ट है, रैशनल पार्ट है, ठीक है। तो हमें 1.5 को भी एक होल नंबर बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इन दोनों नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मल्टीप्लाई के बाद एक होल नंबर आ जाए, पॉइंट के अंदर आंसर ना आए। तो वो नंबर क्या हो सकता है, 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 से तो वापस यही आ जाएगा, 2, 2 1 जार 2 एंड 2.2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, तो यस 3 वो नंबर है जिससे मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को भी और 1.5 को भी, तो हमारे पास जो आयरन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, और जो सल्फर है वो कितना हो जाएगा
1.5 इंटू टू इक्वल्स टू 3। अभी हमारे पास दो नंबर आ गए और दोनों होल नंबर के अंदर है, तो हमारे पास रेशो क्या हुई, हमारे पास रेशो हुई एफ ई और एस की, एफ ई आयरन और एस सल्फर, इन दोनों की अब हमारे पास रेशो है 2:3। और हमारे पास क्या था, सल्फाइड ऑफ आयरन। तो हम इसको कैसे लिखते हैं सल्फाइड ऑफ आयरन, हम इसको कैसे लिखते हैं सल्फाइड ऑफ आयरन। अब आयरन के साथ में क्या लिखूंगा 2 और सल्फर के साथ में क्या लिखूंगा 3, Fe2S3। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ऑफ आयरन। ठीक है, कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, ये एक परफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन है अगर स्टेप्स की बात की जाए। मैसेज दिए, उन मैसेज को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उन नंबर ऑफ मोल्स में से जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल है उससे डिवाइड करवा दिया दोनों को, ये वैल्यूज आ गई। अब जब वैल्यूज आ गई तो देखना है कि भाई वो होल नंबर हैं या नहीं है। अगर तो होंगे तो कुछ स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर होल नंबर नहीं आए तो हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जिससे होल नंबर आ जाए। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करवाते तो फिर भी पॉइंट में ही आंसर आता, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ 4.5 आ जाता। तो हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 2 से और ये मेरे पास आ गई न्यू रेशो। और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग आयरन के साथ है 2 और सल्फर के साथ है 3। दिस इज द होल प्रोसीजर। ओके, कल की क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक है, 10th क्लास मैं चाहता हूँ आप इन न्यूमेरिकल्स को एक से ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करो खुद से। ठीक है, होपफुली इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। कल मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।